नमस्कार दोस्तों, डीडीआर के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का। भारतीय आर्मी ने जैश के टॉप कमांडर को पहुंचाया 72 हुरों के पास और पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची। तो जी हां, ये बात बिल्कुल सही है। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में जैशे मोहम्मद के एक कमांडर को टपका दिया और मुझे लगता है कि शायद एक हफ्ते तक ये ऑपरेशन चला। उसके हाइडआउट्स चेक किए गए और ये भीषण जंगल में और गुफाओं में और उधर ये सारी इसकी जो तलाश थी वो की जा रही थी, वो छुपा हुआ था। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती, बकरे को ढूंढ ही लिया गया और बकरे को ठोक दिया गया। एक भी आतंकी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यह है उसकी तस्वीर। इसका नाम है उस्मान और इसी ने जो है वो परेशान कर रहा था लोगों वहां पे। और इसकी जो खबर थी वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, जैशे मोहम्मद कमांडर किल्ड आफ्टर टेकिंग फैमिली होस्टेज इन ऑपरेशन। इसने एक परिवार को बंधक बना लिया था। जब इसे लगा कि अब ये घिर गया है, ये मारा जाएगा, वो घर में घुसा और उसने एक परिवार को वहां पर बंधक बना लिया। और ये उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई और आखिरकार न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें पुलिस भी थी, सीआरपीएफ भी थी और हमारी आर्मी के लोग भी थे। तो जो कठुआ की एसएसपी हैं मोहिता शर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि इनकी टीम को एक टिप मिली कि भाई एक जो आतंकवादी है वो एक घर में घुस गया है और उसने सिविलियंस को होस्टेज बना लिया है। तो इन्होंने फौरन एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। सीआरपीएफ आर्मी के जवान भी साथ में आए। फिर उन्होंने अगल बगल के जितने भी सिविलियंस लोग थे उन सबको वहां से पहले निकाला और उसके बाद आतंकवादी के साथ जो है वो इंगेज किया इन्होंने। और जो ये उस्मान है, ये ड्रीडेड टेररिस्ट है जो कि 2024 से ही इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा एक्टिव है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है, ये टेररिस्ट, ये पाकिस्तानी है। और इसके खिलाफ जो है वो आतंकवाद के 6 केस रजिस्टर्ड हैं इस आदमी के खिलाफ, जिसमें इसने सिविलियंस पर भी हमले किए हैं, इसमें इसने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले किए हैं। और इसका जो हाइडआउट था, 3 हाइडआउट से पहले ही उसको बस्ट किया जा चुका था। जो कुछ जो प्राकृतिक गुफाएं थी और कुछ जो मैन मेड शेल्टर थे। ठीक, तो इसको निपटाया गया है और लगातार जम्मू कश्मीर घाटी से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। और याद से नहीं हो रहा, बहुत लंबे समय से हो रहा है। और उसका नतीजा ये है कि घटनाएं जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं और अब इनके पास बहुत ज्यादा पुरानी लीडरशिप बची नहीं है। बड़े यंग से लोग हैं और बस कुछ ही लोगों को ये फंसा पा रहे हैं। अब इसके बाद जो है पाकिस्तान में मच गई है हलचल। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि यार ये क्या हो गया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। 2019 से बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर भारत ने ये काम शुरू किया, जिसके बारे में हम उससे कई अरसा पहले ये बात कर रहे थे कि भारत आहिस्ता आहिस्ता डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करेगा, ताकि अगर कभी किसी मौके पर आकर कश्मीर का कोई फैसला होता है इस्तिस्वाब राय से या किसी भी और इंटरनेशनल सालसी के ज़रिए से, तो वहाँ पे वो आबादी का तनासुब इस हद तक तब्दील कर चुका हो कि वो फैसला बिलाखिर भारत के हक में जाए। और इसके ऊपर अमली तौर पर ढिठाई से और सीने पर हाथ मार के ये काम शुरू कर दिया उसने 2019 में। उससे पहले ये चीज़ें उनकी फाइलों में, किताबों में, उनकी सोच के अंदर मौजूद थी और वो इसके ऊपर खामोशी से काम जरूर कर रहे थे। जो मोदी कर रहा है वही ट्रंप। मैं इस बंदे को भी चैलेंज करता हूं और पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं कि जरा ये कैलकुलेट करके बताओ कि डेमोग्राफी चेंज कैसे होगी। हम तुम्हारी तरह ज्यादा बच्चे तो नहीं पैदा कर रहे हैं, जो हिंदू हैं वो ज्यादा बच्चे तो नहीं पैदा कर रहे। डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है? दूसरी जगह से लोग जाकर वहां पर तो बसने से रहे। इतने साल हो गए 2019 से, तो मुझे बता दो 7 साल होने को है। 7 साल में कितने लोग बाहर से जाके बस गए वहां पर? एक भी फैमिली नहीं बसी होगी जो वहां की नहीं है। और रही बात डेमोग्राफी की, तो मैं तुम्हें कुछ डेटा दिखा देता हूं। देखो, ये जम्मू कश्मीर में ना डेमोग्राफी बाय रिलीजन है। वहां पे मुसलमान 68.3% हैं। समझे? 68.3% पूरे जम्मू कश्मीर की कह रहा हूं मैं।
हिंदू जो है वो 28.4% है। मेजोरिटी जो है वो जम्मू रीजन में, कश्मीर वैली में मुसलमानों की वो है मेजोरिटी है। सिख जो है नियर अबाउट 2% है। बुद्ध जो है वो नियर अबाउट बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले वो 0.9% है। क्रिश्चियनिटी 0.3% है। कश्मीर वैली में 97% मुसलमान हैं। कश्मीर वैली में 97, समझे आप। जम्मू रीजन जो है वो हिंदू बहुल रहा है हिस्टोरिकली भी, और लद्दाख जो रहा है वो बुद्धिस्ट रहा है हिस्टोरिकली भी। आप कैसे जरा अनुमान लगाइए कि कश्मीर वैली में अगर 97% मुसलमान हैं, डेमोग्राफी बदलने में आपको लगता है कितने हजार साल लगेंगे? आपको आइडिया है? जब वहां पे हिंदू जो है वो 1% है अगर कश्मीर वैली में, आपको लगता है कि बच्चे इतने पैदा कर देंगे कि डेमोग्राफी बदल जाएगी? और बाहर से कोई नहीं जाके वहां पे बस रहा। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मुझे सरकार पैसे भी देना कि आप जाके कश्मीर वैली में बस जाओ, नहीं बसूंगा, क्योंकि मैं शुरू से रहा हूं मैदानी इलाकों में, और मैं इतनी ठंडी जगह पे जाके नहीं। आप जम्मू कश्मीर छोड़ दो, मेरे को कहे कि आप मनाली जाके रह लो, आप शिमला जाके रह लो, वहां भी नहीं रह सकता मैं, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो एक्युमुलेट नहीं होगी। मैं ठंडी जगह पे रहने का आदी नहीं। छुट्टियां मनाने जा सकता हूं मैं 1 हफ्ते के लिए, मैं लद्दाख जाके नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पर उनके डीएनए में बदलाव है, वो ठंडी जगहों पर रहने के हिसाब से। आप पहाड़ों में जाओगे तो उनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं हमारे मुकाबले। जो पहाड़ी लोग हैं उनके रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बड़े होते हैं, वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करते हैं अपने साथ ब्लड स्ट्रीम में। हम नहीं कैरी करते क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हमारे जो खानदान रहे हैं, हमारे जो पुरखे रहे हैं, वो मैदानी इलाकों के रहे हैं, तो हमें उस बड़े रेड सेल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम वहां पे जाके बस जाएंगे तो वो काम नहीं आएगा, हमें कम ऑक्सीजन में, जो तबीयत खराब हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जो लोग वहां पे रह रहे हैं, वहां के डीएनए में वो बदलाव हो चुके हैं, उनकी बॉडी में बदलाव हो चुके हैं। तो डेमोग्राफी ऐसे चेंज नहीं होती कि घोड़े पर उड़ के गए और चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा नहीं होता। ये किताबों में, किस्से कहानियों में बातें अच्छी लगती हैं। कश्मीर के किसी रहने वाले बंदे को कह दो कि जाकर राजस्थान में रहो गर्मियों में, वो रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई ट्रंप भी कर रहा है दुनिया के साथ, मोदी कश्मीरियों के साथ कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने क्या क्या नहीं दिखाया इधर वॉशिंगटन में और कश्मीर और लंदन और ब्रसल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लॉबिंग इन कंपैरिजन टू इंडिया बड़ी वीक है। वह है जो 57 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने प्लेबिसाइट पे एग्री किया था, आज तक हम उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो लोग आ गए हैं ये बेसिकली गैंगस्टर्स हैं। ये एशिया का गैंगस्टर है और ट्रंप जो है वो दुनिया का गैंगस्टर है। जब हम सुपर पावर कहते हैं, देयर इज नो सुपर पावर, देयर इज सुपर गैंगस्टर्स। इंटरेस्टिंग टाइम्स एड, एंड जब हम देख रहे हैं कि धनाधन 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 करके ठुक रहे हैं बंदे। अच्छा, मुझे यहां पे, अच्छा आपको गैंगस्टर्स लग रहे हैं ये, ठीक, जो आपके मुताबिक नहीं है वो गैंगस्टर है। आप क्या है फिर? आप क्या है फिर? ये जरा बताइए ना। वो गैंगस्टर हैं, अगर वो गैंगस्टर हैं तो आप बताओ ना कि आप क्या हैं फिर? आप तो आतंकवादी हैं। आपके यहां उसामा बिन लादेन मिलता है, आपके यहां 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मिलते हैं, अल जवाहिरी का बहुत क्लोज एड आपके यहां पकड़ा जाता है। मुंबई धमाके आपके यहां के आतंकी आके करते हैं। मुंबई धमाकों में शामिल साजिद मीर आपके यहां पकड़ा जाता है, जो एफबीआई का मोस्ट वांटेड था। आप तो आतंकवादी हैं। कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। और आपने जिक्र किया कि आप रेजोल्यूशन लेके बैठे यूनाइटेड नेशन का चार्टर प्लेबिसाइट का लेके, तो पाकिस्तानियों, जब प्लेबिसाइट की बात होती है तो तुम लोग पूरी शर्तें क्यों नहीं बताते? मैं हर पाकिस्तानी तुमको चैलेंज करता हूं, पाकिस्तानियों, जाकर पढ़ो जम्मू कश्मीर पर प्लेबिसाइट को लेकर क्या रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन का, और उसका सबसे बड़ा रोड़ा जो अटकाया है ना, वो पाकिस्तान ने अटकाया है। लगाइए भाई, स्क्रीनशॉट लगाइए। यह है यूएन रेजोल्यूशन। इसकी पहली शर्त कहती है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उन सबको बाहर करना पड़ेगा पहले। अब नॉन कश्मीरी कौन है? आपकी फौज बैठी हुई वहां पे, आपके लोग बैठे हुए वहां पे, उन सबको बाहर करना पड़ेगा।
उसके बाद दूसरी शर्त कहती है कि जब पहली शर्त पूरी हो जाएगी तो भारत अपनी फौज अपने इलाके वाले कश्मीर से कम करेगा, हटाएगा नहीं, पूरी तरह कम करेगा। इसलिए क्योंकि आप अग्रेसर थे, आप अटैकर थे, आपने हमला किया था, हम डिफेंडर थे और हमारे पास कागज हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक, जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तब जाकर प्लेबिसाइट होगा, तब जाकर रेफरेंडम होगा। तो आप तो पहली ही शर्त नहीं मानते और आप कहते कि आप यूएन पर बैठे हुए हो, आप यूएन के रेजोल्यूशंस के मुताबिक चलो ना, फिर पहली शर्त मानो। ये तो आप लोग हर पाकिस्तानी को मैं देखता हूं, चाहे वो एक्सपर्ट हो चाहे कुछ, बकर बकर आके बोल देंगे यूएन के रेजोल्यूशन पर तो हम अग्री करते हैं। कहां अग्री करते हो बे? पहली जो शर्त है वो तुमने मानी, पहली सीढ़ी चढ़ोगे तब तो दूसरी सीढ़ी पे पहुंचोगे ना, तो पहली सीढ़ी नहीं तुम चढ़ रहे हो बंदे। एंड इट इज सो नाइस टू सी दिस हैपनिंग, क्योंकि पाकिस्तान को एक चीज तो आपको समझ में आती है कि पाकिस्तान इज नाउ रियलाइजिंग कि भैया हमारे थोड़ा गेम हाथ से जा रहा है। मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से इनके लोकेशंस कट हो चुके हैं। दे डोंट नो वहां पर टेररिस्ट हैंडलर्स हैं, उनको नहीं पता यहाँ पर टेररिस्ट कहां घूम रहे हैं, और टेररिस्ट को नहीं पता कि करना क्या है, किससे मिलना है, क्या करना है, बिकॉज दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द चेन। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा है भाई। आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है। इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है। ठीक है, तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई ना कि ये औकात की बात है। मुझे बहुत अफसोस आता है कि हमारे मुसलमान भाई जो मकबूजा कश्मीर में रहते थे और रहते हैं, उनको ये ख्याल नहीं आया, और ख़ास तौर शेख अब्दुल्ला को ख्याल नहीं आया कि ये हिंदुस्तान जो बन रहा था ये इसलिए बन रहा था कि पाकिस्तान के साथ इनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती थी। तो फिर अगर इसलिए अबे वो टकले सुन बे, हिंदुस्तान बन रहा था कि पाकिस्तान के साथ तुम्हारी जिंदगी हमारी नहीं चल सकती थी। जरा मुझे बताओ कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस एक्ट मुझे दिखा दो जो ब्रिटिश ने दिया हो। जफर हिलाली, नैरेटिव नहीं चलने देंगे हम। वो एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, नॉट पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट। पहली बात, इंडिया पहले से मौजूद था। ईस्ट इंडिया कंपनी तेरे बाप के नाम से चल रही थी क्या? वहां पर तेरे बाप के नाम से चल रही थी। इंडिया कहां से नाम आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा था ब्रिटिशर्स ने? इंडिया आए थे इसीलिए ना। तुम्हारे जो पुरखे थे, जो तुम बाबर और औरंगजेब की औलादे हो, तुम लोग, तुम्हारे पुरखे किस पे कहते थे कि हम मल्लिकाए हिंदुस्तान और क्या शहंशाह हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान नहीं था वहां पे, तो नाम क्यों रखा था भाई? हिंदुस्तान बन रहा था, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकता। पाकिस्तान सारा ख्वाब में भी नहीं था उस वक्त में। तुम लोग बात करते हो, तुम्हारे कहने से हिस्ट्री बदल नहीं जाएगी। मुझे पाकिस्तानियों फिर चैलेंज करता हूं, तुम दिखा दो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहां है। ए लगाओ भाई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या कहा गया है, दिखाओ इनको। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना 1947 में अंग्रेजों के द्वारा। कोई मुझे दस्तावेज ऐसा दिखा दे जिसमें पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट लिखा हो 1947। तो इसमें लिखा गया है, आप, मैं सामने डॉक्यूमेंट दे रहा हूं ना आपके, ये पढ़िए। सेटिंग अप इन इंडिया लिखा है कि एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द सेटिंग अप इन इंडिया ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, कि ये एक्ट जो है ये प्रोविजन करेगा भारत के भीतर, देखिए इंडिया शब्द लिखा हुआ है, भारत के भीतर 2 स्वतंत्र मतलब आजाद डोमिनियंस के लिए ये एक्ट बना है। अब इसमें आगे क्या लिखा है वो भी दिखाता हूं, आप इसे पढ़ेंगे तो नंबर 1 जो पॉइंट है वहां पर लिखा है, एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, कि मतलब 15 अगस्त 1947 के आज के दिन 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस शैल बी सेट अप इन इंडिया। भारत में 2 आजाद डोमिनियंस बनाए जाते हैं। इन दोनों को, एक को नाम भारत ही जाना जाएगा इंडिया के नाम से, एंड दूसरा पाकिस्तान के नाम से। तो भारत का नाम हमेशा था, इंडिपेंडेंस एक्ट भारत का था, ना कि पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ। ये दस्तावेज दे रहा हूं, ये अंग्रेजों का वही दस्तावेज है। क्या तुम लोग भी बात करते हो यार। इसलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी जाले झल्ले एक नंबर के, गाली देने का मन कर रहा है।
इसलिए बन रहा था और सब लोगों ने फैसला ये किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान बनेंगे और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज विल कंप्राइज इंडिया। अगर ये था तो क्यों नेहरू से उन्होंने दोस्ती की, और क्यों नेहरू ने जब उनको कहा मैं तो बड़ा सेक्युलर हूं, मैं तो कभी नहीं चाहता, अरे यार अगर तुम सेक्युलर होते, तुम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो एक जमाने में वाइस प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, वो क्यों छोड़ा? उसको तुम नहीं बता सके कि ये तुम सेक्युलर हो, और शेख अब्दुल्ला को आपने फुसला दिया। ये जो आर्टिकल 370। अबे हिलाली, तो तेरा मोहम्मद अली जिन्ना क्यों मान गया? तेरे मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ाई क्यों नहीं की हैं कि मैं सारे मुस्लिम मेजोरिटी इलाके लेके जाऊंगा? क्यों माना वो? क्यों साइन किए उसने पार्टीशन के दस्तावेज पर? अपने उसको गाली दो ना, अपने कायदे आजम को, कायरे आजम को। नेहरू को क्या सुना रहे हो तुम? तुम्हारा अपना सिक्का खोटा था ना यार, वो क्यों माना? पाकिस्तानी मुंह उठाए चले आते हैं, बंटवारे में हमें सही हिस्सा नहीं दिया गया। अभी तो अपने कायदे आजम से पूछना क्यों मान गया वो? क्यों नहीं बोला कि जब तक मेरा पूरा हिस्सा नहीं दोगे, पूरे मेरे पैसे नहीं दोगे, तब तक मैं साइन नहीं करूंगा? क्यों नहीं किया उसने? तुम लोग ऐसी बातें करके अपने कायदे आजम को इंसल्ट का एहसास कराते हो। माथा पीटता होगा वो, अगर देखता होगा तो कहता होगा कि बताओ यार, मुझे ही बेइज्जत कर रहे हैं ये कहकर। तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा कायदे आजम बेवकूफ आदमी था, वो माना ही नहीं, मतलब मान गया वो चुपचाप, लोगों ने उसको बहला फुसला लिया। 0 जो स्पेशल स्टेटस दिया है मकबूजा कश्मीर को, ये टेरिटरी, फ्लैग और लेजिस्लेटर, ये तीनों चीजें उनको दिए थे। क्यों दिए थे? इसलिए कि शेख अब्दुल्ला को नेहरू बताना चाहता था, आई एम जेन्युइन, मैं तुम्हें कह रहा हूं, हम तुम्हारे को टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा अलग है टेरिटरी, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारे पास एक लेजिस्लेचर है जो नहीं होता है अमूमन दूसरे स्टेट्स को। आप सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस इसको सरेंडर कर दो और कश्मीर विल रिमेन लाइक दिस फॉर एवर। तुम लोग चलाओगे, हम ये 3 चीजें यूनियन कंट्रोल करेगी। एंड वी आर हिलाली फिर झूठ मत बोल। फॉरएवर, अगर फॉरएवर होता, उल्लू के पट्टे, फॉरएवर होता तो आर्टिकल 370 लगाओ भाई, स्क्रीनशॉट लगाओ, आर्टिकल 370 के साथ ये टेम्पररी शब्द क्यों जुड़ा होता? क्या शेख अब्दुल्ला अनपढ़ आदमी था? उसने पढ़ा नहीं कि वहां पे टेम्पररी लिखा हुआ है? या तुम्हारा कायदे अली जिन्ना, या तुम अनपढ़ हो कि तुमने नहीं पढ़ा कि वो 370 जो है वो टेम्पररी है, 35 से जो है टेम्पररी लिखा गया था ना उसी वक्त है? इतनी समझ नहीं है तुम्हें? इसीलिए तो तुम लोग हार जाते हो केस, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा था, जब स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था जम्मू कश्मीर को, उस वक्त क्लियरली लिखा था 370 और 35A इज अ टेम्पररी आर्टिकल। टेम्पररी है वो अनुच्छेद, टेम्पररी है। आज इंटरनेट का जमाना है, अभी तक तुम लोग चूना दे चुके हो, चूरन दे चुके हो अपने पाकिस्तानियों को, अब न दे पाओगे, क्योंकि अब जो तुम बोलोगे उसका काट इधर से आएगी, उसकी काट, और सबूतों के साथ आएगी, दस्तावेज के साथ आएगी। इक्का दुक्का जो पाकिस्तानी समझदार हैं वो समझेंगे कि जो मैं बात कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं तुम्हारे कहने से, और तुम अपनी ही कंट्री में झूठे साबित होगे। तुम्हारा लोग मजाक उड़ाते हैं। हिलाली, फॉरएवर कहां लिखा था? मुझे कहीं दिखा दो, किसी दस्तावेज में दिखा दो कि स्पेशल जो स्टेटस है वो फॉरएवर है। 370 was temporary not permanent, 35A was temporary not permanent, और ये रिटर्न था उस वक्त। And we are not interested, and I am secular. फुसल गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर 35A, नेहरू ने उसको ये भी कहा, अच्छा तुम समझते हो कि मैं शायद झूठ बोलूं, ये लो 35A, बाज कश्मीरीज जो लोकल्स नहीं हैं, उनको कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते, और उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ कश्मीर में वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा चलो ठीक है। क्या हुआ? इन 2019 मूडी आया,
अपना हिंदुत्व एजेंडा पे इलेक्ट हुआ और उसने दोनों को रिवोक कर दिया। यस, दोनों चले गए। ऑल दीज एश्योरेंसेस के कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी खत्म हो गए। और क्या हुआ? मुझे कोई पाकिस्तानी साबित करके दिखा दे कि कभी चेंज नहीं होगा, ये संवैधानिक चीज लिखी हुई थी उसमें, डे 1 से उसमें लिखा था इट इज टेम्पररी। तुम लोग ना अपनी तरह सबको बेवकूफ समझते हो। और क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने, ये बताओ, क्या कर लिया तुम लोगों ने? मैंने कहा था ना, कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर तुम चैलेंज नहीं कर सकते और किसी भी तौर पर नहीं कर सकते। कोई पाकिस्तानी साबित कर दो कोई यूएन के रेजोल्यूशंस को नहीं मान रहा है, कोई पाकिस्तानी साबित कर दो कि हमने जो 370 हटाया, 35 से हटाया, वो गैर कानूनी तरीके से हटाया। और तीसरी बात, क्यों नहीं जमीन खरीद सकते? वो भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का बंदा जाके बिहार में भी जमीन खरीद सकता है और बिहार का बंदा जाके जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकता है। खत्म बात। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून। अगर तुम में हिम्मत है हिलाली, तो तुम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वालों को कहो, उनको राइट दो कि वो आके तुम्हारे यहां जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट डालें, जब तुम्हारे यहां नेशनल इलेक्शंस होते हैं तो वोट डालें। तुम उनको राइट दो कि जब वो जमीन खरीदना चाहें तो इस्लामाबाद में भी आकर जमीन खरीद सकते हैं। दो ना राइट, वाइस वर्सा कर दो, करके तो दिखाओ। दोस्तों, इन्हीं झूठों की वजह से, इन्हीं इनके प्रपंचों की वजह से इनकी आज हालत पाकिस्तानियों की ऐसी है। और मैं फिर कहता हूं, इंटरनेट ने क्रांति ला दी, क्योंकि पहले तो बहुत लिमिटेड लोगों के पास एक्सेस था ना। जो पाकिस्तान के पेपर छाप देंगे वही लोग सच मान बैठते थे, जो पाकिस्तान की किताबों में पढ़ा दिया जाएगा वो सच मान बैठते थे। लेकिन अब क्या है कि अब पाकिस्तानियों के पास इंटरनेट नाम की चीज आ गई है, जो इधर की चीजें भी वो दिखाती है, और इधर वाले तो सबूत के साथ दिखाते हैं कि देखो तुम यहां पे झूठ बोला, तुमने देखो तुमने यहां पे झूठ बोला। अब अगर कोई ढंग का पत्रकार होता पाकिस्तान में जो वाकई पत्रकारिता कर रहा होता, वो जफर हिलाली को उसके मुंह पे तमाचा मारता कि तुम कह रहे हो कि परमानेंट था, लेकिन वहां पे तो लिखा हुआ था टेम्पररी, ये कैसे हो गया? लेकिन वो तो कर नहीं सकते ना, मजबूर है। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।